दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपको पता है कि मैंने आपको पूरा टॉपिक दे दिया हूं। कितने टॉपिक जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ना है, मीन्स कॉमन जितने भी क्वेश्चन है मैं दे चुका हूं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन बैंक में, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन वो मिल जाएगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। मैं बता भी देता हूं कि कौन किस सब्जेक्ट का है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, जैसे आज मैं प्रश्न लेकर आया हूं, आज बेसिक लाइफ सपोर्ट लेकर आया हूं। ठीक है, और एक और प्रश्न आप लोग देखेंगे एपिस्टैक्सिस। ठीक है, नक्सीर, एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नक्सीर। और बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसमें हम लोग सीपीआर के बारे में देखते हैं, BSLS इसे कहते हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है। ठीक है, दोनों प्रश्न। और सेकेंड ईयर में यह आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 या 2 किसी में भी पूछता है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ज़्यादातर यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में ही जो है आपको पूछेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। जो लोग देखिए, इसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। जितना कॉमन क्वेश्चन कराऊंगा ना, जितना भी कॉमन क्वेश्चन कराऊंगा उसको लिए अलग प्लेलिस्ट कॉमन क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना दूंगा। 23 से 24 करके, यह जो भी पढ़ा रहा है 23 से 24 के लिए, अगर 22 से 23 है तो आपके लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट पढ़ाया गया है, जाकर देखिए 22 से 23 के लिए। ठीक है, जो भी ईयर में है। फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन 2 तरीक़ा से पूछेगा। एक तो सीधा कह देगा बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताए, ठीक है, और दूसरा पूछ देगा सीपीआर डायरेक्ट पूछ देगा, तो आपको यहाँ से शुरू करना है। अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट पूछेगा तो यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, चलिए बेसिक लाइफ सपोर्ट, इससे कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, जैसे BLS दे देगा, कहेगा फुल फॉर्म बताइए। जैसे फर्स्ट ईयर में बिहार में पूछा भी गया था BLS का फुल फॉर्म। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आदि संकटकालीन स्थितियों में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए दिए जाने वाले आपातकाल उपचार को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। इसके लिए रोगी को CPR दिया जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे कंडीशन से जूझ रहा हो जहां वो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा हो, ठीक है, उसे कार्डियक हृदयघात हो, ठीक है, या फिर उसे सांस रुक गया हो, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आदि ऐसे संकटकालीन अवस्था जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए उससे जो है इमरजेंसी में जो उपचार दिया जाता है तत्काल, उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट करने का मतलब है कि जीवन के लिए बेसिक आधारभूत सपोर्ट, ताकि व्यक्ति अपने जीवन बचा सके, और इसके लिए व्यक्ति को CPR दिया जाता है। बातें को समझ गए? यही बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, समझ गए? अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट से पूछेगा तो ऊपर से लिखना है। अगर आपसे सीधे CPR के बारे में पूछेगा तो CPR से शुरू करना है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है उसमें जीवन बचाने के लिए तत्काल जो उपचार दिया जाता है उसमें CPR ही दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से CPR के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब CPR जो होता है महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म भी पूछता है। CPR का फुल फॉर्म क्या है, ये भी फर्स्ट ईयर में अभी पूछा था बिहार में। तो CPR जो होता है, C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी, R फॉर रेसिस्टेशन, इसका संक्षिप्त रूप है। फुल फॉर्म CPR का जो फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यह फुल फॉर्म है इसका। ओके, कार्डियो से तात्पर्य है हृदय से। ठीक है, कार्डियो से तात्पर्य होता है हृदय से। बातें को समझ रहे हैं? कार्डियो से तात्पर्य क्या होता है? हृदय, हार्ट। पल्मोनरी से संबंध होता है फेफड़ा, समझ गए? कार्डियो पल्मोनरी। और रिससिटेशन मतलब होता है, रिससिटेशन से तात्पर्य है कोशिश करके जीवन को बचाना। ठीक है, तो ये 3 है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR। कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, रिससिटेशन मतलब जीवन को पुनर्जीवन करना। ठीक है, अगर किसी का जीवन बच जाता है CPR के द्वारा तो उसका मतलब जीवन पुनर्जीवन आ गया। ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। तो ये हो गया इसका मतलब। अब यहाँ पे देख लीजिए CPR हम लोग किसको किसको देते हैं।
सीपीआर विधि को तभी अपनाया जाता है जब कोई अचेतन हो, मतलब अनकॉन्शियस हो, ठीक है, मतलब चल रहा व्यक्ति बेहोश हो गया, मतलब उसको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ सकता है। तो सीपीआर की विधि को तभी अपनाया जाता है जब कोई अचेतन हो, मतलब अनकॉन्शियस हो, किसी क्रिया या बात का उस पर कोई असर नहीं ले रहा हो और सांस चलनी बंद हो गई हो। तो सीपीआर हम तभी अपनाएंगे, हम कोई मरीज अगर बेहोश हो जाता है, देखेंगे कि उसका सांस बंद हो गया हो अचानक से, ठीक है, वह बेहोश हो गया हो, वह किसी भी बात का जो है असर नहीं ले रहा हो, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो और सांस बंद हो गया हो, तो तुरंत हम सीपीआर देंगे। तुरंत क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। समझ गए? सीपीआर विधि को किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं आजमाया जा सकता है जिसमें कि उपरोक्त बातें न हो। अब सीपीआर जो है ऐसे व्यक्ति को हम नहीं देंगे जिसमें ये ऊपर की बातें ना हो, मतलब वह व्यक्ति बेहोशी ना हो, वह व्यक्ति बातें को समझ रहा हो, ठीक है, वह असर इफेक्ट उस पर पड़ रहा है बातें का, सांस भी चल रहा है, तो इन सब कंडीशन में हम सीपीआर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सीपीआर एक जोखिम भरा होता है, ठीक है ना, और व्यक्ति का सांस चल रहा है, व्यक्ति का अगर बातें को वह इफेक्ट उस पर प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहा है बात, मतलब वह व्यक्ति कॉन्शियस है, ठीक है, उसका दूसरा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए, ठीक है, वो कोई बात का आपका असर न ले, उसके बाद उसका जो है सांसें भी रुक जाए, तो समझिए उसको सीपीआर तुरंत देनी चाहिए। ओके, ये चीज़ हो गया। उपरोक्त बातों के कई कारण हो सकते हैं। अब जो ऊपर वाला ये बातें जो है कि व्यक्ति बेहोश हो जाए, कोई बात का रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है, और सांस चलनी बंद हो जाए, इसका अनेकों कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। कारण में होता यह है कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। देखिएगा व्यक्ति चल रहा है और अचानक से जो है वह गिर जाएगा, ठीक है, तो उस समय देखना है कि क्या व्यक्ति का सांस रुक गया है, अगर रुक गया है तो तुरंत सीपीआर दीजिए, ठीक है, और चलते चलते गिर जाएगा तो बेहोश हो ही जाएगा। अगर देखिए सांस रुक गया है तो तुरंत सीपीआर दीजिए, ठीक है। तो हार्ट अटैक में भी ये चीज़ें कारण बनता है। स्ट्रोक मतलब आप लोग को हम पढ़ाएंगे आगे। स्ट्रोक मतलब होता है अचानक से ब्रेन में जो है रक्त की प्रवाह रुक जाना, ब्रेन में रक्त की सप्लाई नहीं होना, जिसे ब्रेन काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में भी व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, सांस रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पक्षाघात, समझ गए। पानी में डूबना, पानी में डूबने से भी व्यक्ति का सांस फूलने लगता है, सांस अचानक से बंद हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली लगने से मृत्यु जो होता है, तो व्यक्ति में भी ऐसा ही सिचुएशन आता है, सांस बंद हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उस स्थिति में भी सीपीआर देंगे। पॉइजनिंग में भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। बहुत गहरी चोटें, बहुत गहरी अगर चोट लगा है तो इसमें भी ऐसे ही होता है आदि। किंतु सभी कारणों में सीपीआर विधि एक ही है, परंतु सभी कारण में सीपीआर विधि एक ही होता है। बातें को समझ गए। तो ये चीज़ें जो है आपके सीपीआर होता है। सीपीआर कहाँ देते हैं पता चल गया, किसको नहीं देंगे पता चल गया। सीपीआर ये सब एग्जाम्पल है। इन कारणों में व्यक्ति जो है व्यक्ति को जो है क्या होता है, बेहोशी और सांस चलना बंद हो जाता है, इन सब कारणों में। और इन सब कारणों में सभी में जो है एक ही तरह से सीपीआर दिया जाता है। बात को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है माय डियर सीपीआर का प्रिंसिपल, यानी सीपीआर का क्या सिद्धांत है, ठीक है। देख लीजिए, सीपीआर के सिद्धांत में घायल को हवा देना, फूंक मारना, क्योंकि वे स्वयं से सांस नहीं ले रहे होते हैं। अब जो व्यक्ति इफेक्टेड है, प्रभावित है, देखिए प्रिंसिपल के मतलब क्या होता है, सिद्धांत के मतलब आप उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला नंबर है कि घायल को हवा देना या फूंक मारना, क्योंकि वे स्वयं से सांस नहीं ले रहा है। अब समझिए कोई व्यक्ति हार्ट अटैक आया, तुरंत गिर गया वह ज़मीन पे, क्या होगा, वह सांस नहीं ले रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके मुंह में फूंक मारते हैं, ठीक है, और हवा देते हैं ताकि उसके मुंह में ऑक्सीजन जो है वो खुद से जो नहीं ले पा रहा है, तो हो सके कि उससे फूंक मारने से, हवा देने से जो है वो श्वास लेने लगे। तो ये होता है इसका सिद्धांत। उनकी छाती को दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करना, सीपीआर का ये सिद्धांत है कि उनके छाती में, जहाँ पे फेफड़े के एरिया है, छाती है, ऊपर से दबाव डालकर हृदय धड़कन पैदा करना, ठीक है। जब हृदय धड़कने लगेगा तो रक्त का संचार होने लगता है। रक्त के संचार के साथ ही ऑक्सीजन का भी संचार होता है, जो कि रक्त स्रोत में रहती है। तो दूसरा पॉइंट यही है सीपीआर के सिद्धांत में कि छाती को दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करते हैं, ठीक है। जब हृदय अगर धड़कने लगेगा
तो रक्त का संचार होगा, समझ गए। और जब रक्त का संचार होगा तो रक्त में ही ऑक्सीजन भी रहता है और वह ऑक्सीजन का स्रोत जो है आपके पूरे बॉडी में प्रवेश करने लगेगा। तो इस प्रकार से यह दूसरा सिद्धांत है सीपीआर के, धड़कन कैसे पैदा करते हैं। तीसरा है सीपीआर का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन को पहुंचाकर प्राणभूत अंगों को जीवित रखने का है। अब जितने भी वाइटल ऑर्गेन है बॉडी का, ठीक है, कौन कौन वाइटल ऑर्गेन है आपको पता है। जितने भी वाइटल ऑर्गेन है, जैविक अंग है, प्राणभूत अंग है, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाना। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई सीपीआर दीजिए और तुरंत ऑक्सीजन का प्रवाह सभी अंग में होने लगेगा तो व्यक्ति जो है उठकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो ये सीपीआर का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई सभी वाइटल ऑर्गेन में अंगों तक जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना। चौथा है सीपीआर की सफलता दर किसी को बचाने में केवल 3% है, किंतु फिर भी यह 0% से तो अच्छी ही है। अब जो सीपीआर देते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति चलते राह में अगर बेहोश हो गया, हो सकता है लेट हो जाए, लेट में अगर आप देख रहे हैं लेट में सीपीआर देंगे तो डेथ कर जाएगा, डेथ हो ही गया होगा। तो इस कंडीशन में सीपीआर देखा जाता है कि मात्र 3% ही सीपीआर जो है जीवन बचाने के लिए सक्षम है, बाकी 0% से तो बेहतर ही है कि 100 में अगर 3 आदमी बच जाता है तो 100 में एक भी नहीं बचे, उससे तो बढ़िया है ना। तो यही है कि सीपीआर का दर जो है केवल 3% है सफलता का, लेकिन यह फिर भी 0% से ठीक है, इसीलिए व्यक्ति जो है ट्राई करता है, ठीक है ना। पाँचवा है यहाँ पे व्यक्ति के जीवित रहने के लिए अवसर इससे बढ़ जाते हैं यदि उसे प्राथमिक रूप से औषधीय चिकित्सा मिल जाती है। अब मानिए किसी व्यक्ति को करंट लगा, बिजली लगा, ठीक है, आप उसे सीपीआर दिए, सीपीआर देने पर हो सकता है व्यक्ति का वापस जो है सांस चलने लगे, जो है वह जिंदगी अपना वापस उसका आ जाए। और उस कंडीशन में तुरंत अगर उसे मेडिकेशन औषधि मिल जाता है ज़रूरी के हिसाब से तो वह व्यक्ति पूर्ण जिंदा हो जाएगा। या हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, उससे आप क्या किए, सीपीआर देकर उसका सांस वापस ला दिए और तुरंत उसे अगर फर्स्ट एड मिल जाए, जो दवाई ज़रूरी होता है वो मिल जाए, तो वह व्यक्ति बच जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे सीपीआर दे के व्यक्ति को सांस जीवन तो वापस ला दिया जाता है, बट अगर उसे प्राथमिक रूप से औषधीय मिल जाए तो वह व्यक्ति जो है जीवन रहने का जो आशा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। छठा है अत्यधिक दबाव डालने पर किसी की छाती की पसलियाँ टूट सकती है, लेकिन सीपीआर विधि नहीं अपनाई गई तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब चूँकि हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को सीपीआर देते हैं तो सीपीआर कोई मशीन से नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं कोई चीज़ से देते हैं, खुद से देते हैं। अगर आपको आता है सीपीआर देना तो अभी किसी के जाना ऐसे कंडीशन में बचा सकते हैं जहाँ पे व्यक्ति बेहोश हो जाए, सांस चलना बंद हो जाए अचानक से। तो होता है कि व्यक्ति को जो है मुंह जो है पीठ के बल लेटा दिया जाता है, जिसे हम लोग चित बोलते हैं, चित लेटा दिया है, पीठ के बल उसे लेटा देते हैं, उसका सर ऊपर रहता है, पता है आपको, फ्रंट वाला भाग ऊपर रहता है। और इस कंडीशन में दोनों हाथ, ठीक है, एक हाथ के हथेली के ऊपर दूसरा हाथ की हथेली रखते हैं उसके सीने पर, ठीक है, और दबाते हैं, ठीक है, दोनों हाथ से जो है उसको एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रख के सीने पर उसके दबाते हैं, ठीक है, 10 से 10 सेकेंड तक उसे दबाते हैं और देखते हैं। पहले हम आराम से दबाते हैं, अगर आराम से दबाने पर कोई फ़र्क पेशेंट में नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा और जोर लगाते हैं और दबाने का प्रयास करते हैं और ये चीज़ें 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक चलता है। इस दौरान अगर पेशेंट में वापस से ऑक्सीजन आ गया तो ठीक है, वरना पेशेंट का राम नाम सत्य है, ठीक है। ये चीज़ें होता है, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के सीने को दबाते हैं, प्रेस करते हैं। और प्रेस करने में हो सकता है क्योंकि हम लोग ऊपर से प्रेस कर रहे हैं तो पसलिया फेफड़ा को क्या करके रखता है, फेफड़ा को ढक कर रखता है, उसी एरिया में आपका हार्ट भी है, तो पसली टूट सकता है दबाने में। तो ही कहता है कि पसलियाँ टूट सकती है दबाने में, दबाव डालने में, लेकिन सीपीआर विधि नहीं अपनाई गई तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसलिए पसली टूट जाएगा, व्यक्ति जिंदा हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो इसलिए दबाव डालने में अगर पसलियाँ टूट जाए तो ठीक है, लेकिन सीपीआर विधि अपनानी चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के मृत्यु से बचाता है। मृत्यु से तो बढ़िया है कि पसली टूट जाए। तो इस प्रकार से यह इसका सिद्धांत वगैरह है सीपीआर का, मैं आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ओके, जिनको इंग्लिश चाहिए यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे सारा के सारा मैं इंग्लिश दे रखा हूँ
तो आप लोग जो है इसको इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सारा चीज़ें हैं, बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत तो माय डियर करना ही पड़ेगा। नहीं मेहनत करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं झूठ बात नहीं बताता हूँ, जो हकीकत है वही बताऊँगा। अभी आप निकल जाएंगे कोर्स से, बट आगे कहाँ जाएंगे, आगे फंसना ही है कंपटीशन में अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब हम लोग पढ़ेंगे नक्सीर के बारे में, एपिस्टैक्सिस के बारे में। एपिस्टैक्सिस के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं। एपिस्टैक्सिस मतलब होता है नक्सीर, यानी नाक से ब्लडिंग होना। ठीक है, नोज ब्लीडिंग इसे भी कहते हैं। एपिस्टैक्सिस नाक की अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस से रक्तस्राव होना ही नक्सीर एपिस्टैक्सिस कहलाता है। एपिस्टैक्सिस कहने का मतलब होता है कि जो नाक है, नाक के जो नसा पट होता है ना, नेजल सेप्टम, उस नेजल सेप्टम से, चूँकि नेजल सेप्टम अंदरूनी नाक का भाग है, अब वहाँ से अगर ब्लडिंग होना लगे तो उसी को हम लोग एपिस्टैक्सिस कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि नाक के ऊपर वाले, नाक के ऊपर से ब्लडिंग होने लगे, तो नहीं, नाक के ऊपर से ब्लडिंग मतलब क्या होता है, आपके चोट उट लगने से भी होने लगे, नहीं, वो नहीं होता है। नाक के अंदरूनी सतह से रक्तस्राव होना ही नक्सीर कहलाता है। समझ गए बात को। चलिए, ये चीज़ें हो गया। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं। अब चूँकि एपिस्टैक्सिस ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से अपने मन जो है ब्लड आने लगे, कुछ न कुछ इसका कारण होगा। कारण क्या होगा, तो चलिए कारण बताते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव हीट, अधिक गर्म वाले इलाके में रहेंगे तो आपका नाक जो है काफ़ी ड्राइनेस हो जाएगा और ब्लडिंग आ सकता है। उच्च रक्तचाप, पेशेंट में अगर किसी को हाइपरटेंशन रहता है, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, हाई रहता है, तो उससे नाक से भी ब्लीडिंग कभी कभी आने लगता है। नाक में चोट लगना, नेजल ट्रॉमा, अगर नाक में किसी चीज़ से चोट लग गया अचानक से तो ब्लडिंग होने लगता है, जो कि कॉमन है, आप लोगों को पता है। किसी चीज़ से एलर्जी, किसी केमिकल से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी नाक से ब्लीडिंग आने लगता है, एलर्जी होने पर भी। यह अनुवांशिक भी होता है, हेरिडेटरी। ठीक है, नाक से ब्लीडिंग अनुवांशिक भी होता है। नेजल सेप्टम डेविएशन, नासापट जो है उसमें समस्या होने पर भी ब्लीडिंग हो सकता है। नाक में बाहरी वस्तुओं का जाना, नाक में आपके अगर कोई दूसरा वस्तु फंस गया है तो उस कंडीशन में भी जो है आपके ये चीज़ें होने लगेगा। कुछ रोग जैसे स्कर्वी, हॉजकिंस, कैंसर, विटामिन के की कमी, हीमोफीलिया, इन सब बीमारी में आपके नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सब मैं कारण बना दिया, नाक में चोट लगना, एलर्जी होना, अत्यधिक हीट होना, अनुवांशिक, नासापट में विकार, बाहरी वस्तु का नाक में प्रवेश कर जाना, कुछ रोग जैसे स्कर्वी, हॉजकिंस, विटामिन के की कमी, कैंसर, हीमोफीलिया, इन सब में जो है नाक से, हाइपरटेंशन, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ मैं आपको बता दिया कारण इसका। अब आता है लक्षण। देखिए लक्षण, अब चूँकि नाक से ब्लीडिंग आ रहा है तो उसमें क्या लक्षण दिखेगा, लक्षण यही दिखेगा कि भाई नाक से ब्लड आ रहा है, पहला लक्षण यही होगा। अब दूसरा, जैसे ही आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगेगा तो उस कंडीशन में चक्कर भी आने लगता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर। ठीक है, तो चक्कर आना, हाइपोटेंशन हो जाएगा आपको, यहाँ पे हाइपर नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रक्तचाप कम जाएगा जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बेहोशी, रेयरली अनकॉन्शियस हो जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर कभी कभी अनकॉन्शियस में भी पेशेंट चला जाता है, यानी कभी कभी बेहोशी भी छा जाता है। समझ गए। तो यही लक्षण दिखता है, कोई विशेष लक्षण दिखता नहीं है इसमें। समझ गए। निदान की बात किया जाए तो इसमें जो निदान होता है, सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि व्यक्ति फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक रूप से कैसा है व्यक्ति, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके लक्षण में क्या क्या उपस्थित है, इस लक्षण को देखकर उसके लक्षण की जांच करते हैं। तो ये लक्षणों की जांच हो गई। उसके बाद हम कुछ ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ब्लड के टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड में क्या समस्या है। आवश्यकता अनुसार आप सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह भी करवाते हैं। हो सकता है अंदरूनी कोई समस्या हो नेजल पट में, ठीक है, चोट लगा हो तो कहाँ पे दिक्कत हो, तो एक्सरे सीटी स्कैन भी किया जाता है। तो ये हो गया डायग्नोसिस, मतलब निदान, समझ गए, जिसे टेस्ट कहते हैं, इंग्लिश दे दिए हैं। अब जब हम कारण जान जाते हैं, लक्षण देख लेते हैं कि समझ जाते हैं, निदान करवा लेते हैं, तो अब होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एपिस्टैक्सिस का उपचार इसके कारण के आधार पर होता है। ठीक है, अब जो
नक्सीर होता है उसमें जो उपचार ट्रीटमेंट दिया जाता है वह उसके कारण पर आधारित होता है। ठीक है, कारण पर आधारित मतलब अगर किसी को बीपी हाई होने से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बीपी को कंट्रोल करने का दवा देंगे, ठीक है ना, ताकि बीपी कम है तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक कम जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से कारण के आधार पर दवा दिया जाता है। दूसरा है, यदि उच्च रक्तचाप हो तो एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देते हैं, एमोलोडिपिन, नेफिडिपिन, एटिनोलोल। ठीक है, तो ये सब बीपी कम करने की दवा है। ये सब दवा जो है देते हैं ताकि हाइपोटेंशन कम हो जाए, रक्तचाप कम हो जाए और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उसका ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो एमोलोडिपिन, नेफिडिपिन, एटिनोलोल जो है आपके बीपी के दवाई है। ओके। तीसरा है, यदि नेजल ट्रॉमा, नाक में चोट लगा हो तो नाक को अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा किसी को नाक से ब्लीड आता है तो उसको नाक को जो है क्या किया जाता है, नाक को कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, नाक को जो है उसको क्या किया जाता है, अच्छी तरीक़ा से कंप्रेस कर दिया जाता है 5 से 10 मिनट तक के लिए, ताकि व्यक्ति का जो नाक से ब्लीडिंग है वह ब्लीडिंग रुक जाए, बंद हो जाए। ठीक है। चौथा है एपिस्टेक्सिस, यानी नक्सीर वाले जगह पर एपिनेफ्रिन से भीगा कॉटन पैड या गौज लगाकर कंप्रेस किया जाता है। मतलब जहाँ पे एपिस्टेक्सिस जहाँ से हो रहा है वहाँ पे एपिनेफ्रिन से भीगा हुआ जो कॉटन होता है या गौज होता है जिसे पट्टी कहते हैं, वह लगाकर कंप्रेस किया जाता है, दबाव डाला जाता है। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग कम हो, बंद हो। आगे है 4% जाइलोकोन, जो कि एक एनेस्थेटिक होता है, सुनपन पैदा करता है, की सहायता से साइट का पता लगाकर सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से या इलेक्ट्रोकॉटरी से कॉटेडराइज किया जाता है। अब होता यह है कि 4% जेल लगाकर जाइलोकोन स्प्रे के सहायता से साइट का पता लगाकर वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से या इलेक्ट्रोकॉटरी से कॉटेराइज किया जाता है। समझ गए? ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यह कुछ उपचार है। ऐसा नहीं है अगर किसी को हीमोफीलिया के कारण हो रहा है तो उसे हीमोफीलिया का इंजेक्शन दिलाना पड़ेगा। समझ गए? तो उस कंडीशन में ये चीज़ों को ध्यान से आप लोग रखिएगा। यही सब है, बाकी कोई दवाई उवाई से, हाँ एक दवाई और आता है मैं बता दूँ, एक दवाई आपको और आता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ठीक है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड आता है, उससे भी ब्लीडिंग को रोका जाता है। तो दवाई जो भी एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन है वो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कारण वाला सब यहाँ पे बता ही दिए। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट एड। आपसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एड भी पूछा जा सकता है सिर्फ इसका, या कंप्लीट पूछेगा तो कंप्लीट बताना पड़ेगा। सिर्फ फर्स्ट एड पूछेगा तो फर्स्ट एड में आप क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। रोगी को सबसे पहले आपको पेशेंस, धैर्य दिलाना पड़ेगा, दिलासा दिलाना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रोगी को बिठाकर सिर आगे की ओर झुका ले। ठीक है, अब जब नक्सीर से ब्लीडिंग होने लगे तो सबसे पहले रोगी को क्या करेंगे, बैठा देंगे और सिर आगे की ओर झुकाने के लिए बोल देंगे। ठीक है, ताकि जो भी नाक में ब्लड होल्ड है वह बाहर आ जाए, नाक का ब्लड अंदर ना जाए। समझ गए? रोगी के मुंह में अगर खून आए तो थूकने के लिए कहें। अब चूँकि नाक और मुंह वाला सब कनेक्ट है तो हो सकता है मुंह में अगर थूक आए तो थूकने के लिए कह दें। गर्दन व छाती के आसपास कसे हुए कपड़े को ढीला कर दे। अगर व्यक्ति गर्दन और छाती के पास टाइट कपड़ा पहना है तो उसे ढीला कपड़ा पहनने के लिए कह दे। ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि नाक से 10 मिनट के लिए पकड़कर दबाव डालें। नाक को 10 मिनट के लिए, अगर किसी को नाक से अचानक ब्लीडिंग होने लगे तो नाक कर दबा कर जो है उसे रखना चाहिए। ठीक है, रोगी को सिर के ऊपर न उठाने दें। रोगी को सिर को कभी भी ब्लीडिंग में ऊपर उठाने के लिए ना कहे, वरना नाक से जो ब्लीड आ रहा है वह ब्लीडिंग अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रक्तस्राव रुक जाए तो रोगी को कहे कि नाक को झिड़के नहीं। अगर रक्तस्राव रुक जाए प्रेशर देने से तो आप रोगी को कहें कि नाक से आप नाक को जो है अपना झाड़े नहीं, क्योंकि झाड़िएगा तो हो सकता है प्रेशर से फिर ब्लीडिंग चालू हो जाए। ओके। अगर रक्तस्राव दोबारा चालू हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की मदद प्राप्त करें। अगर इस कंडीशन में आप फर्स्ट एड दिए, पेशेंट जो है ठीक हो गया लेकिन फिर से जो है उससे ब्लीडिंग होने लगा, तो इस कंडीशन में अब डॉक्टर से सहायता लेंगे, क्योंकि बार बार फर्स्ट एड देना, बार बार चीज़ें होना, यह ठीक जो है दर्शाता नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सब चीज़ बता दिया। आपको यहाँ पे इंग्लिश भी दे दिए हैं, आप इसे अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं
आपको यह सारा अपने अपने जो है मिल जाएगा, ठीक है। यह सारा अपने अपने जो है आपको PDF जो है अपने अपने मिल जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पे, अगर किन्हीं को ये PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं ये PDF भेज दूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप मैसेज नहीं करते हैं तो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो है यूनिट वाइज जो हम दे रहे हैं PDF, वहीं पर आपको यह टॉपिक सब मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में। ओके, धन्यवाद।